जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते कहने मतलब देखिए, जब फिजिक्स का वाइवा के लिए बेसिकली आप लोग इसको कह भी सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस का ही, यानी कि इसमें जो है मेनली फोकस किया भी गया है। तो फिर इसमें समझते हैं, यानी कि सबसे पहले यांत्रिकी। देखिए, इसको सबसे पहले 5 भागों में तोड़ भी दिया गया था, यानी कि फिजिक्स को जो भी था सबसे पहले। अगर आज जब आप लोग फिजिक्स का वाइवा देने भी जाएंगे तो फिर सबसे पहले उसमें तो क्या है कि फिजिक्स का जो स्पेलिंग है उसको तो याद करके ही जाएंगे, यानी कि यह जो है पूछा भी जा सकता है। तो फिर फिजिक्स की स्पेलिंग या हो जाएगा, कहने मतलब कि PHYSICS जो भी हो, यानी कि यह हो जाएगा फिजिक्स की स्पेलिंग। और इसमें यानी कि यांत्रिकी, सबसे पहले इसको अगर हाँ किसी में भी तोड़ा भी गया था तो फिजिक्स को सबसे पहले आ गया था यांत्रिकी। इसमें क्या था कि यानी कि न्यूटन का नियम वगैरह, न्यूटन का नियम, बेग स्थिरांक, यही सब के बारे में, यानी कि इसमें यांत्रिकी में आता है। यांत्रिकी का मतलब होता है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, या हो जाता है कहने मतलब कि यांत्रिकी। और इसमें यानी कि दूसरे में तोड़ा भी गया था उष्मा और ऊर्जा के रूप में, यानी कि जो ऊर्जा होती, एनर्जी होती है, उसमें तोड़ा भी गया था। और तीसरा यानी कि विद्युत और चुंबकत्व, तीसरे भाग में यानी कि इसको बनाया भी गया था। और चौथे भाग में यानी कि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और उसको उपयोग अनुप्रयोग, यानी कि अब उसके बाद यानी कि जो लास्ट में था वो था हमारा मॉडर्न फिजिक्स, यानी मतलब कि आधुनिक भौतिकी। यानी कि सबसे पहले समझते हैं यानी कि यांत्रिकी, यानी कि यह जो होगा मॉडर्न फिजिक्स के बाद, यानी कि जो हमारा फिजिक्स का सारे जो टॉपिक होगा वह समाप्त भी हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले समझते हैं यानी कि यांत्रिकी। यांत्रिकी होता क्या है, देखिए यांत्रिकी जो होता कहने मतलब किसमें सबसे पहले आ जाता है, यानी कि न्यूटन का नियम। देखिए न्यूटन ने जो भी बताया था, यानी कि न्यूटन ने टोटल 3 नियम भी दिए थे। तो फिर के यानी कि न्यूटन के फर्स्ट नियम, यानी कि प्रथम नियम के अनुसार क्या था कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है जो स्थिर अवस्था में है, यानी कि उस पर न्यूटन ने क्या बताया था कि जब तक कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वह क्या करेगी, प्रतिक्रिया नहीं करेगी। कहने का मतलब कि मान लीजिए यही मारकर, कहने का मतलब कि अभी यह क्या है, स्थिर अवस्था में है, यानी कि जब हम इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। कहने का मतलब कि जब भी गिराएंगे तो फिर इस पर क्या हम, यानी कि इसको जब ऊपर फेंकने के लिए जो भी किए थे, यानी कि इस पर क्या लगाए, वाह बल लगाए। क्यों? क्योंकि यह तो जो था वो स्थिर अवस्था में था, इसलिए इसको यानी कि वाह बल जब तक इस पर ना लगाया जाए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसे कि यह इसको हमको खोलना है तो फिर इस पर क्या कर रहे हैं, वाह बल लगा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऊर्जा लगा रहे हैं, तभी इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो फिर यह हो जाता, कहने मतलब कि वाह बल ना लगाया सॉरी लगाया जाए, तभी इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल में भी देखे होंगे, यानी कि मेज कुर्सी, यानी कि जब इन सबको हटाना भी होता है उस पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं, तभी वहाँ से हटा करके एक जगह से दूसरी जगह पर रख भी देते हैं, यानी कि वाह बल वहाँ पर भी लगाते हैं। यानी कि जो भी गाड़ी वगैरह होती है उसको अगर धक्का वगैरह भी मारना होता है, क्या करते हैं, वाह बल लगाते हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि वाह बल ही लगाया भी जाता है। तो फिर इसमें क्या मतलब कि क्या था कि प्रथम नियम में इन्होंने स्पष्ट बताया था कि कोई भी वस्तु अगर हम मान लीजिए स्थिर अवस्था में है तो फिर इसमें परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक इस पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल मतलब यानी कि बाहरी फोर्स, बाहर से अगर इसको एनर्जी ना दिया जाए तब तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब आप लोग इसका एग्जाम्पल भी देखे होंगे, यानी कि जो चारा बालने वाली मशीन भी होती हैं उसमें क्या भी होता है, यानी कि उसमें एक तरफ से लगाया भी जाता है, उस पर क्या रहता है कि यानी कि वाह बल उसमें लगाया भी जाता है, यानी कि किसी के ही द्वारा उसको चलाया भी जाता है। तो फिर वह क्या हो रहा है, वाह बल वहाँ पर भी लग रहा है, इस कारण से उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो फिर ठीक यही होता है, यानी कि वाह बल किसी भी चीज़ में यानी कि परिवर्तन कर देना वाह बल कहलाता है। याद रखिए यह सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है। तो फिर यह कहने मतलब कि यह इस अब दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया था कि द्रव्यमान और त्वरण, यानी कि यह जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो फिर F बराबर बताया था ma, यानी कि मास और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि जब दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे, बल यानी कि फोर्स का निर्माण होगा। तो फिर सबसे पहले कहने का मतलब कि भार और त्वरण, अगर हाँ आप लोग इसका भी एग्जाम्पल समझना भी चाहेंगे, कहने का मतलब कि आप लोग समझ लीजिए एक ठो गेंदा, समझ लीजिए कि यही कोई ही एक एक प्रकार का गेंदा, अगर हम इसको ऊपर से
ऊपर से अगर आप फेंक भी दें तो फिर क्या होगा, कहने का मतलब कि अगर इसको हम ऐसे फेंकें और फिर लोकें या फिर गिर भी जाए तो फिर इसमें क्या परिवर्तन हो, कहने का मतलब कि इस पे क्या हो रहा है, यानी कि द्रव्यमान इसका जो भार होगा धीरे धीरे क्या होगा कि यह लगातार यानी कि ऊपर से आ भी रहा है तो फिर लगातार इसमें क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है, तो फिर इसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। और त्वरण यानी कि इसमें त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन दर, यानी कि अगर इसकी जो गति में होगा, यानी कि कहने मतलब कि देख भी सकते हैं इसमें क्या हो रहा है परिवर्तन, यानी कि यह घूम घूम करके भी आ रहा है, यानी कि यह हो जाता है, कहने मतलब कि परिवर्तन हो रहा है उस, यानी कि अगर इन्हीं दोनों को जब मिल भी जा रहा है तो फिर क्या बल रहा है, बल, यानी कि एक ठो फोर्स की तरह, यानी कि एक ठो गति की तरह, या फिर क्या हो रहा है कि नीचे भी आ रहा है, तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि न्यूटन के यह दूसरे नियम का एग्जाम्पल। और इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल में भी देखे होंगे, यानी कि गाड़ी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, जो भी बाइक होती हैं, यानी कि उस पर क्या करते हैं, यानी कि जब हम यानी कि उसको एक्सीलेटर देते हैं तब क्या करते हैं, गाड़ी क्या होती है, भागने लगती है, यानी कि तेज़ी से। उस पर भी क्या हो रहा है, कहने मतलब कि द्रव्यमान और त्वरण जो हो रहा है एक बराबर पड़ रहा है, तभी क्या हो रहा है, बल, यानी कि उसका फोर्स जो है वह बढ़ भी चुका है, यानी कि बल बढ़ रहा है, इसी कारण से गाड़ी क्या है, तेजी से भाग रही है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि यह था न्यूटन का दूसरा नियम। अब समझते हैं यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम जो था, यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ यही बताए थे, यानी कि यह जो कार्य भी करता है क्रिया और प्रतिक्रिया पर काम भी करता है। कहने का मतलब कि अगर हम मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु है, कहने का मतलब कि मान लीजिए यही है, हमारे पास एक ठो मार्कर ही है, तो फिर इस पर क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको खींच भी रहे हैं, यानी कि इसमें जो हमारा ऊर्जा क्षय हो रहा है, यानी कि जो ऊर्जा लग रही है, इसमें क्या हो रहा है, क्रिया कर रहे हैं। अगर हाँ यानी कि यहाँ पर भी कुछ भी मान लीजिए लिख भी रहे हैं, तो फिर इसमें क्या हो रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, तो फिर क्रिया प्रतिक्रिया पर काम भी करता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में भी देखे होंगे, मूवी वगैरह में अगर आप किसी को भी मान लीजिए एक झापड़ मारना है, तो फिर उसमें क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके एक ही गाल पर यानी कि यहाँ पर पड़ता है, तो फिर उसमें क्या होता है, उसका गाल तो पहले नंबर ऐसे ही पच गया, लेकिन कुछ ना जो फोर्स होगा, यानी कि जो क्रिया होगी उसके विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया, यानी कि उसके हाथ में भी लगेगा, और यानी कि क्रिया तो होगी ही, यानी कि उसको भी लगेगा और उसको भी, यानी कि बराबर फील होगी, यानी कि बराबर दर्द होता है। यानी कि मेज़ वगैरह को अगर जैसे कि मान लीजिए हमको ठीक इसी तरफ से सरकाना है, तो फिर क्या होगा, हम उसमें फ़ोर्स लगाएँगे, यानी कि वह भी मेज़ सोचेगी कि हम, यानी कि इनको भी धक्का दें, यानी कि दोनों में क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगा। अगर हम मान लीजिए कि मेज़ अगर आगे भी सरक गई, यानी कि उसमें क्या हुआ, क्रिया हुआ, तो फिर विपरीत में क्या किया कि वह भी हमको कुछ ना कुछ फ़ोर्स, यानी कि धक्का भी दिया, यानी कि क्या हुआ, पीछे सरकाने का भी प्रयास किया, तो फिर इसमें भी क्या होता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। तो फिर यह था यानी कि न्यूटन का थर्ड नियम या फिर तीसरा नियम कह भी सकते हैं। यानी कि ये इसमें क्या था कि यानी कि यह न्यूटन का तीसरा नियम जो आधारित है वह क्रिया और प्रतिक्रिया पर ही आधारित है। यानी कि इसका जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है। अब कितने का एग्जाम्पल देखेंगे, तो फिर सबसे पहले इसमें समझते हैं यानी कि गतिज ऊर्जा। देखिए जो गति के कारण ऊर्जा आती है वह क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई भी एक ठो मोटरसाइकिल है, वह कैसे चल रही है, यानी कि वह गतिज ऊर्जा के ही कारण चल रही है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, यानी कि गति, कुछ ना कुछ गति लग रही है, यानी कि ऊर्जा जो भी होगी या गति के ही कारण आती जाती रहती है, यानी कि यह जो हो जाता है ऊर्जा कहलाता है गतिज ऊर्जा। अब समझते हैं यानी कि स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ यानी कि स्थित है इसी ही कारण से उस पर स्थितिज ऊर्जा आ रही है। देखिए स्थित का जो मतलब होता है यानी कि हाइट, यह जो होता है स्थितिज ऊर्जा का जो मतलब होता है वह हाइट, यानी कि आप उसको कितने ऊंचाई पर रख भी रहे हैं तो फिर उसमें क्या आ जाता है, स्थितिज ऊर्जा भी आ जाती है। मान लीजिए कि कोई बंदा है, वह 20 तल्ला यानी कि जो मकान वगैरह होता है उस पर चढ़ा है, तो फिर वह अगर ना नीचे वह सोचेगा कि इसे हम झाँके, तो फिर उसको क्या लगेगा, डर लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका यानी कि जो पावर था ब्रेन के वगैरह, ब्रेन से यानी कि जो कॉन्स्टेंटली था वह क्या है 20 गुना यानी कि ऊपर चला भी गया है। अब वहाँ से सोचेगा कि इसे झाँके, तो फिर उसको क्या होगा, यानी कि उसको डर लगेगा, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ से गिर ही पड़े। तो फिर उसमें क्या आ जाता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आ जाती है उसके भी अंदर।
आ जाती है यानी कि स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए कि अगर हम वहाँ 20 ही तल्ले से खड़ा भी है, यानी कि यहाँ से भी यानी कि जो भी फ्लोर भी होगा यानी कि 20 तक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, खड़ा है सुसाइड करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए गया है। तो फिर उसमें अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से कूदा तो फिर यह क्या होगा कि लगातार इसकी क्या होगी कि गति, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा जो भी होगी, गति के कारण वह बढ़ती चली भी जाएगी, नीचे गिरेगा और चल बसेगा। तो फिर और बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं, कोई इसकी गारंटी नहीं है, चला भी जाएगा या फिर बच भी जाएगा। तो फिर यह हो जाए, कहने मतलब स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह हाइट के ही कारण आती है। जैसे कि अभी हमने इसको फेंक भी दिया तो फिर यह क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर से क्या हुआ कि नीचे आया, हमने इसकी क्या बढ़ा दी थी, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा जैसे ही बढ़ी तो फिर इसमें क्या हुआ, यानी कि ऊपर गया, ऊपर से क्या हुआ फिर सन्न, यानी कहने मतलब कि लगातार उसकी गति बढ़ रही थी, वह क्या हुआ कि नीचे चला आया। तो फिर यह हो जाता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। उम्मीद करते हैं आप लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा समझ ही गए होंगे। अब समझते हैं यानी कि द्रव्यमान और भार में अंतर। देखिए द्रव्यमान जो होता है वह भी कहने मतलब कि वह पदार्थ की मात्रा को बताता है। जैसे कि पदार्थ की मात्रा क्या होती है, यानी कि मोल, यानी कि कहने कोई भी चीज़ को हम किस में लेते हैं, यानी कि मोल ही तो करके लेते हैं। कहने मतलब कि यह जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको या तो किलो में लेंगे या फिर लीटर में लेंगे, कुछ भी, यानी कि पदार्थ की मात्रा को बताता है जो होता है द्रव्यमान। और भार जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल को बताता है। मान लीजिए जैसे कि कोई भी हमने 1 किलो शक्कर भी लिया तो फिर वह क्या किया, वह उसको किलो में भी दिया, यानी कि वह क्या थी, पदार्थ की मात्रा को बता रहा था, यानी कि 1 केजी। और भार जो था यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल था वह यानी कि भार को बैलेंस बनाया भी था। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि द्रव्यमान और भार में अंतर। इसका भी कई एग्जाम्पल, कितना एग्जाम्पल देखेंगे। तो फिर अब इसमें समझते हैं यानी कि स्थिर वेग और त्वरण। देखिए यह सॉरी यहाँ पर नहीं, सबसे पहले चौथा नंबर यानी कि वेग और त्वरण ही समझ लेते हैं। देखिए वेग जो होता है यानी कि यह वस्तु में गति, यानी कि मान लीजिए कोई भी रॉकेट वगैरह, यानी कि उसमें क्या होती है, लगातार गति होती रहती है, यानी कि वह भी रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य भी करता है। तो फिर न्यूटन के थर्ड लॉ के सिद्धांत पर भी, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम भी करता है। कहने मतलब कि क्या होगा, ऊपर से यानी कि रॉकेट का जो मेन फ्यूल होगा, ईंधन होगा, वह नीचे की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो फिर ज़मीन क्या करती है, उसको एक्स्ट्रा फोर्स के साथ यानी कि उसको इसे क्या करेगी, ऊपर फेंक देती है। तो फिर यह जो होता है कहने मतलब कि रॉकेट वगैरह वो इसमें क्या होता है, वेग जो होता है वस्तु की गति के ही कारण आता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि वेग जो होता है कई प्रकार का, यानी कि समानता अगर आप चल भी रहे हैं, यानी कि यह भी ऊपर ऊपर से नीचे भी आया तो फिर क्या है, यह भी एक ही वेग था। तो फिर इसमें क्या था कि यानी कि कहने मतलब कि यह वस्तु की गति के ही कारण जो होता है परिवर्तन, वस्तु की गति जो होती है, जो वेग होता है वह सीधा ही रहता है। कहने मतलब कि अगर आप मान लीजिए इनमें इनकेस थोड़ा भी परिवर्तन हो गया तो फिर वह क्या होगा, त्वरण कहने का मतलब कि हो भी जाएगा। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें क्या था कि यानी कि यह ससुरा ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो फिर इसमें क्या है कि परिवर्तन हुआ, लेकिन वह इसमें क्या था कि यानी कि यह घूम टहल करके भी यानी कि घुमावदार में होकर के आया। तो फिर यह क्या था, त्वरण। यानी कि त्वरण जो होता है बेसिकली वेग परिवर्तन का दर जो होता है, यानी कि वेग में अगर यहाँ ज़्यादा से भी परिवर्तन हुए तो फिर वह क्या होगा, त्वरण होता है। तो फिर यह हो गया कि मतलब कि वेग में अगर यहाँ थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हुआ तो फिर वह त्वरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मोटरसाइकिल जो भी होती है वह भी क्या है, क्या वह एकदम से ही सीधा चलती रहती, कहीं मोड़ वगैरह पर आ जाती तो फिर क्यों, वह क्या होता है, त्वरण। क्यों? क्योंकि उसको मोड़ना रहता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि उसका हैंडलवा हल्का-हल्का ऐसे लहराता भी रहता है। तो फिर त्वरण के रण यानी कि वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। तो फिर अब समझते हैं यानी कि स्थिर वेग और त्वरण। देखिए स्थिर वेग जो भी होता है यानी कि यह समय के साथ नहीं बदलता। मान लीजिए कि जैसे कि हमारा यही पर जो भी है बेसिकली कैमरा है, यानी कि यह स्थिर है। कहने का मतलब कि इसमें जो है समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन किस में हो
हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ में हो रहा है और बाकी यह सब जितने भी चीज़ें हैं, यह सब क्या है, स्थिर हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तन नहीं होता रहता है, तो फिर यह हो जाता है कहने का मतलब कि स्थिर वेग। आप समझते हैं यानी कि त्वरण, त्वरण बेसिकली यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे। तो फिर यानी कि वही वेग परिवर्तन का जो दर होता है, त्वरण कहलाता है। अब समझते हैं यानी कि इसके आगे जो भी था यानी कि ऊष्मा और ऊर्जा के बारे में।